नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का YouTube चैनल अभिषेक जीएस एकेडमी में। साथियों, आज हम लोग हिंदी के प्रैक्टिस सेट नंबर 5 को हल करेंगे। तो साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल पे जो भी लोग नए आए हों वो चैनल को प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। और वीडियो के अंत में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज का हम लोग पहला प्रश्न देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, 12 शब्द में समास है। ऑप्शन ए बहुब्रीहि समास, ऑप्शन बी कर्मधारय समास, ऑप्शन सी द्वंद्व समास, ऑप्शन डी अव्ययीभाव समास। 12 शब्द में कौन सा समास है? जल्दी से बताइए, 12 शब्द में कौन सा समास है? जल्दी से बताइए, 12 शब्द में कौन सा समास है? 12 शब्द में बहुब्रीहि समास है। कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास है। ऑप्शन ए सही है। बहुब्रीहि समास उसे किसे कहते हैं? तो बहुब्रीहि समास जो होता है जिसके समस्त पद में कोई पद प्रधान नहीं होता है, जिसके समस्त पद में कोई पद प्रधान नहीं होता है बल्कि दोनों मिलकर तीसरे पद का विशेषण होता है। ध्यान सुनिएगा, बहुब्रीहि समास में जिस समस्त पद में कोई पद प्रधान नहीं होता बल्कि दोनों मिलकर तीसरे पद का विशेषण होता है, उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। जैसे 12 है, 12 का अर्थ होगा 12 सिंगों वाला। तो 12 सिंगों वाला होगा तो इसका अर्थ ये होता है कि कोई विशेष जानवर के विषय में बताया जा रहा है। ठीक है, जैसे एक कोई शब्द ले लेते हैं, अनहोनी शब्द है। तो अनहोनी शब्द में का अर्थ होगा कि न होने वाली घटना। अनहोनी शब्द का अर्थ होगा न होने वाली घटना। इसका अर्थ यह हो रहा है कि कोई विशेष घटना होने वाली थी लेकिन अब वह नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पे 12 शब्द में कौन सा समास होगा? बहुब्रीहि समास होगा। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, समास विग्रह और उनके भेद की जानकारी दे रहे प्रस्तुत वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सही विकल्पों का चयन करें। तो जो वाक्य है वह वाक्य है, देशभक्ति। देशभक्ति का समास विग्रह बताना है और समास विग्रह का भेद बताना है। सिंपल सा प्रश्न है, इतना बड़ा लिखा हुआ है, इसका कोई मतलब नहीं है, बस आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है, या भ्रमित करने के लिए इतना बड़ा लिख दिया गया है। तो सिंपल से आपको बताना है देशभक्ति शब्द में कौन सा समास है और इसका समास विग्रह भेद क्या है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है देश पर भक्ति अधिकरण तत्पुरुष, ऑप्शन बी देश से भक्ति करण तत्पुरुष, ऑप्शन सी देश की भक्ति संबंध तत्पुरुष, ऑप्शन डी देश के लिए भक्ति संप्रदान तत्पुरुष। आपको बताना है देशभक्ति का समास विग्रह क्या होगा। देशभक्ति का समास विग्रह क्या होगा? तो देशभक्ति का समास विग्रह होता है देश के लिए भक्ति। अब देखिए कौन से ऑप्शन में सही है, मतलब कौन सा ऑप्शन में दिया गया है देश के लिए भक्ति। तो आप देखेंगे चारों ऑप्शन से आपको डी में दिखाई देगा देश के लिए भक्ति। ठीक है, और इसका समास विग्रह भेद क्या है? तो इसमें समास विग्रह भेद है संप्रदान तत्पुरुष कारक। कौन सा है? संप्रदान तत्पुरुष है। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन डी सही है। देशभक्ति का समास विग्रह होगा देश के लिए भक्ति और समास विग्रह का भेद क्या है? संप्रदान तत्पुरुष है। तो ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दुष्ट का पर्यायवाची नहीं है? दुष्ट शब्द का आपको पर्यायवाची कौन सा दुष्ट का पर्यायवाची नहीं है? 4 ऑप्शन से आपको यही पहचानना है। ऑप्शन ए खल, ऑप्शन बी खलक, ऑप्शन सी दुर्जन, ऑप्शन डी अधम। दुष्ट शब्द का पर्यायवाची नहीं बताना है। प्रश्न थोड़ा ध्यान से आप लोग पढ़ा करिए, ठीक है, क्योंकि नहीं हम लोग क्या करते हैं जल्दी जल्दी पढ़ने के चक्कर में ना नहीं को भूल जाते हैं। जैसे अभी हम भूल गए थे से दुष्ट का पर्यायवाची है। ठीक है, तो यहाँ पे नहीं शब्द जो भी है उसको ध्यान दिया करिए और जब भी प्रश्न पढ़ा करिए तो पूरे ध्यान के साथ पढ़ा करिए कि क्या पूछा है, क्या प्रश्न पूछ रहा है। तो इसमें पूछा है दुष्ट शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तो जो लोग भी पर्यायवाची शब्द पढ़े होंगे वह जानते होंगे कि दुष्ट शब्द का पर्यायवाची क्या नहीं है। तो यहाँ पे जो शब्द है
खलक, खलक शब्द जो है वह दुष्ट शब्द का पर्यायवाची नहीं है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, खलक जो शब्द है वह संसार शब्द का पर्यायवाची शब्द है। खलक शब्द संसार शब्द का पर्यायवाची है। इसका अन्य पर्यायवाची शब्द होगा जैसे दुनिया, भुवन, जगत, विश्व, यही लोग, ये शब्द जो है यह खलक शब्द के पर्यायवाची हैं। अब दुष्ट शब्द का पर्यायवाची क्या है? दुष्ट शब्द का पर्यायवाची होगा आपका खल होता है, दुर्जन होता है, अधम होता है, धूर्त होता है, पिशुन होता है, इत्यादि शब्द जो हैं यह सब दुष्ट के पर्यायवाची शब्द हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से एक रसा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। फिर देखिए पूछा है रसा शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक है, फिर नहीं पूछा है। तो पहला ऑप्शन है रत्नगर्भा, ऑप्शन बी अचला, ऑप्शन सी धरित्री, ऑप्शन डी तमिश्रा। अब बताना है कि रसा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो यहाँ पे तमिश्रा शब्द जो है ऑप्शन डी, यह रसा शब्द का पर्यायवाची नहीं है, जब बल्कि रत्नगर्भा, अचला, धरित्री ये सभी तीनों जो हैं वह रसा शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, जो तमिश्रा शब्द का पर्यायवाची शब्द है वो होता है अंधकार होता है, अंधेरा होता है, तिमिर होता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, उस कृपण व्यक्ति के चर्चे दूर दराज तक होने लगे हैं। आपको बताना है कि कृपण का शब्द का विलोम क्या होगा। यहाँ पे कृपण शब्द का आपको विलोम बताना है। क्या बताना है? विलोम बताना है। ऑप्शन ए अड़पड़, ऑप्शन बी दानी, ऑप्शन सी तड़पड़, ऑप्शन डी सूरवीर। कृपण शब्द का विलोम बताना है। तो यहाँ पे कृपण शब्द का विलोम क्या होगा? कृपण शब्द का विलोम होता है दानी। क्या होता है? दानी। ऑप्शन बी सही है। जबकि अर्पण शब्द का विलोम होता है ग्रहण करना, और सूरवीर का जो विलोम होता है वह होता है कायर। ठीक है, कृपण शब्द का विलोम होगा दानी, अर्पण शब्द का विलोम होता है ग्रहण करना, सूरवीर का जो विलोम होता है वह होता है कायर। ठीक है, तो ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, महात्मा शब्द का सही विलोम होगा। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, जल्दी से कमेंट करके बताइए। महात्मा शब्द का सही विलोम होगा ऑप्शन ए दुष्ट, ऑप्शन बी दुर्जन, ऑप्शन सी दुरात्मा, ऑप्शन डी पापी। जल्दी से बताइए महात्मा शब्द का सही विलोम होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, कौन सा तो सही होगा? कमेंट करके बताइए जल्दी से। महात्मा शब्द का विलोम क्या होगा? दुरात्मा होगा। ऑप्शन सी सही है। महात्मा शब्द का सही विलोम होगा दुरात्मा। ठीक है, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों में से अर्ध तत्सम शब्द को पहचानिए। किस शब्द को पहचानना है? अर्ध तत्सम शब्द को। ऑप्शन ए रात्रि, ऑप्शन बी दही, ऑप्शन सी बच्चा, ऑप्शन डी कान। बताइए अर्ध तत्सम शब्द कौन सा है? चार ऑप्शन से हमको पहचानना है, आप लोग को पहचानना है कि अर्ध तत्सम शब्द कौन सा है। तो यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा बी दही। दही जो शब्द है वह अर्ध तत्सम शब्द है। ठीक है, जबकि आपका रात्रि जो भी है, जो रात्रि शब्द है वह तत्सम शब्द है, और बच्चा और कान, देखिए ध्यान दीजिएगा, दही शब्द जो है वह अर्ध तत्सम शब्द है, रात्रि तत्सम शब्द है, और बच्चा और कान ये दोनों तद्भव शब्द हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा रात्रि तत्सम शब्द है, बच्चा और कान तद्भव शब्द है। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं, मेढक का तत्सम रूप क्या है? बहुत ही सिंपल सा प्रश्न, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। मेढक शब्द का तत्सम रूप क्या है? बहुत ही अच्छा प्रश्न। देखिए चार ऑप्शन दिया गया है, मंडूक, बंदूक, मुद्दत, मुष्टि। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। मेढक शब्द का तत्सम रूप होता है मंडूक, इसमें कोई संदेह नहीं, ऑप्शन ए सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला प्रश्न देखते हैं, न्यून का संधि विच्छेद होगा।
न्यून शब्द का संधि विच्छेद होगा। अब 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अब बताना है आपको, पहचानना है कि न्यून शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है। देखने में तो सब ऐसा लग रहा है कि सभी सही संधि विच्छेद इसका लग रहा है, लेकिन 4 में से सिर्फ एक ही सही होगा, सही न्यून शब्द का संधि विच्छेद। तो यहाँ पे जो न्यून शब्द का संधि विच्छेद है वह है नी धन ऊन। यहाँ ऑप्शन डी सही है। न्यून का संधि विच्छेद है नी धन ऊन, ऑप्शन डी सही है। अब न्यून शब्द का संधि विच्छेद हो गया है। अगर अब कोई पूछे न्यून शब्द का संधि विच्छेद नी धन ऊन हो गया, लेकिन पूछे न्यून कौन सी संधि है तो आप क्या बताएंगे। अगर कोई आपसे पूछे न्यून कौन सी संधि है तो आप तुरंत बताइएगा न्यून शब्द यड़ संधि है। क्या है? यड़ संधि है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। वाड़ी धन औचित्य का सही संधि शब्द कौन सा है? वाड़ी धन औचित्य का सही संधि शब्द कौन सा है? देखिए, वाड़ी धन औचित्य का दोनों को मिलाना है, मिला के बताना है कि चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, ए बी सी डी कमेंट करके बताइए वाड़ी धन औचित्य का संधि शब्द कौन सा होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएगा ए वाड़चित्य। क्या होगा? वाड़ोचित्य होगा, ऑप्शन ए सही है। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है जिसके पास कुछ न हो। जिसके पास कुछ न हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। जिसके पास कुछ न हो, ऑप्शन ए अक्षम, ऑप्शन बी अकिंचन, ऑप्शन सी अज्ञ, ऑप्शन डी असमर्थ। बताइए जिसके पास कुछ न हो उसके लिए एक शब्द कौन सा प्रयोग करेंगे। ठीक है, कमेंट करके जल्दी से बताइए। अगर जो लोग पहले 4 वीडियो देखे होंगे हिंदी का, तो वह लोग, जो भी व्यक्ति या जो भी लड़का पहले का 4 वीडियो देखा होगा तो वह इस प्रश्न को एकदम आसानी से कर लेगा। अब जो नहीं देखे होंगे, जो नहीं पढ़े होंगे, तो इस सिंपल सा प्रश्न को गलत कर देंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। जिसके पास कुछ न हो, जिसके पास कुछ न हो उसके लिए एक शब्द प्रयोग होता है अकिंचन। क्या होता है? अकिंचन, ऑप्शन बी सही है। ठीक है, अब है अक्षम। अक्षम का अर्थ होता है जो कुछ करने में सक्षम न हो। अक्षम का अर्थ होता है जो कुछ करने में सक्षम न हो, उसके लिए एक शब्द प्रयोग होगा अक्षम। अज्ञ, अज्ञ होता है जो कुछ न जानता हो। जो कुछ न जानता हो उसके लिए एक शब्द का प्रयोग होगा अज्ञ होगा, या अज्ञानी शब्द का प्रयोग होता है। ठीक है, जिसमें सामर्थ्य न हो। असमर्थ का अर्थ होगा जिसमें सामर्थ्य न हो। जिसमें सामर्थ्य न हो उसके लिए एक शब्द का प्रयोग होगा असमर्थ। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा सही होगा बी, जिसके पास कुछ न हो उसके लिए एक शब्द का प्रयोग होगा अकिंचन। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं। जो बहुत मंद गति से कार्य करता हो उसके लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए मंथर, ऑप्शन बी दीर्घसूत्री, ऑप्शन सी सत्वर, ऑप्शन डी मंदाक्रांता। ठीक है, जो बहुत मंद गति से कार्य करता हो उसके लिए एक शब्द बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएगा ए मंथर। जो बहुत मंद गति से कार्य करता हो उसके लिए एक शब्द मंथर है। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। कागजी घोड़े दौड़ाना, मुहावरे का अर्थ बताना है। कागजी घोड़े दौड़ाना मुहावरे का अर्थ है। क्या होगा? 4 ऑप्शन दिए हैं, चारों ऑप्शन ध्यान से पढ़िए। ऑप्शन ए नकली घोड़े दौड़ाना, ऑप्शन बी बहुत परिश्रम करना, ऑप्शन सी व्यर्थ की लिखा पढ़ी करना, ऑप्शन डी जांच पड़ताल करना। कागजी घोड़े दौड़ाने का अर्थ होगा, क्या होगा? व्यर्थ की पढ़ा लिखी करना। क्या होगा? व्यर्थ की लिखा पढ़ी करना। ऑप्शन सी सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी सही है। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, नीचे लोकोक्तियों और उनके अर्थ दिए गए हैं, इनमें गलत अर्थ वाली लोकोक्ति का चयन कीजिए।
अब इसमें हमको बताना कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, मिलान जो है कौन सा सही है कौन सा गलत है। आगे नाथ न पीछे पगहा, इसका अर्थ क्या होगा? बंधनहीन। बंधनहीन का अर्थ होता है आगे नाथ न पीछे पगहा। यह तो सही है एकदम आपका, ठीक है। अब अगला है तीन तेरा होना। तीन तेरा होने का अर्थ क्या होगा? तीन तेरा होने का अर्थ होता है तीतर बितर होना है। यहाँ पे क्या दिया है? संगठित होना। यहाँ पे यही ऑप्शन गलत है। बाकी अगला ऑप्शन है सब एक जैसे, एक टकसाल के ढले हैं। इसका अर्थ होता है सब एक जैसे, यह भी सही है। आँख के अंधे गांठ के पूरे, मूर्ख लेकिन धनवान, यह भी सही है, ठीक है। ए सी डी सही है, आपका बी ऑप्शन जो है यही गलत है। तीन तेरा होना का अर्थ होता है क्या होता है? तीतर बितर होना या अलग अलग हो जाना। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। अब हमें पहचानना है कि वाक्य कौन सा अशुद्ध है। देखिए ध्यान से पढ़िए। ऑप्शन ए है आपका पढ़ने में आलस्य ठीक नहीं है। ऑप्शन बी है यह आप पर निर्भर है। ऑप्शन सी है आम बजट पर बहस होगी। ऑप्शन डी राम ने सांप देखा और भाग गया। तो जल्दी से बताइए कि कौन सा ऑप्शन अशुद्ध है, ठीक है। तो आप अगर ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है, तो आप देखेंगे जो ऑप्शन डी है राम ने सांप देखा और भाग गया, तो यहाँ पे और नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे होगा राम सांप देखकर भाग गया। राम सांप देखकर भाग गया, तो यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएगा डी। ऑप्शन डी है, सही है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। अब पहले प्रश्न हम लोग को पहचाना था कि कौन सा वाक्य अशुद्ध है। अब इस प्रश्न में हम लोग को देखना है कि कौन सा वाक्य शुद्ध है। ऑप्शन ए विद्या श्रेष्ठ धन होती है, ठीक है। ऑप्शन बी विद्या श्रेष्ठ धन होता है। ऑप्शन सी विद्या श्रेष्ठ धन मानी जाती है। ऑप्शन डी विद्या श्रेष्ठ धन नहीं होती है। आपको पहचानना है कि कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा कि ऑप्शन जो सी है विद्या श्रेष्ठ धन मानी जाती है, यही वाक्य जो है शब्द है सर्वाधिक शुद्ध है। ऑप्शन सी सही है, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखते हैं दिए गए पर्यायों में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। अब हमें पहचानना है चार ऑप्शन में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। ऑप्शन ए दुपट्टा, ऑप्शन बी फुलका, ऑप्शन सी प्रकृति, ऑप्शन डी हीरा। तो ये कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो यहाँ पे प्रकृति जो शब्द है वह स्त्रीलिंग है। प्रकृति शब्द स्त्रीलिंग है, जबकि आपका दुपट्टा शब्द है, फुलका शब्द है, हीरा शब्द है, ये तीनों क्या है? ये तीनों पुल्लिंग शब्द हैं, ठीक है। प्रकृति शब्द स्त्रीलिंग है, दुपट्टा फुलका हीरा ये तीनों शब्द पुल्लिंग हैं, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखते हैं निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द सदैव बहुवचन होता है। ऑप्शन ए लड़का, ऑप्शन बी प्राण, ऑप्शन सी घोड़ी, ऑप्शन डी चिड़िया। हमें बताना है कि कौन सा शब्द है जो हमेशा बहुवचन में प्रयोग होता है। देखिए साथियों, यह जो प्रश्न होता है ये लड़के बहुत ज़्यादा गलती करते हैं, ठीक है, क्योंकि कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनका एक वचन और बहुवचन हमेशा एक जैसा ही होता है। एक वचन होगा तो एक वचन के रूप में ही प्रयोग होगा, लेकिन अगर बहुवचन होगा तो एक वचन ही आपका बहुवचन जैसा प्रयोग होता है, ठीक है। तो हमें बताना है कि ऐसा कौन सा शब्द है जो सदैव बहुवचन में प्रयोग होता है। तो आप ध्यान से देखेंगे तो प्राण जो शब्द है, प्राण, ऑप्शन बी जो है प्राण शब्द जो होता है वो हमेशा बहुवचन में प्रयोग होता है। प्राण शब्द हमेशा बहुवचन प्रयोग होता है। और एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, कुछ ऐसे शब्द हिंदी में हैं जिनका प्रयोग हमेशा बहुवचन में प्रयोग होता है। आप लोग उसको याद कर लीजिएगा। पहला शब्द है आंसू, दूसरा शब्द है दर्शन, तीसरा ओठ, चौथा आपका बाल, पांचवा हस्ताक्षर। ये 5-6 शब्द ऐसे हैं, ठीक है, जो हमेशा
बहुवचन में प्रयोग होते हैं। ठीक है, फिर से याद रख लीजिएगा। आपका प्राण हो गया, आंसू, दर्शन, ओठ, बाल, हस्ताक्षर, ये पाँच छः शब्द ऐसे हैं जिनका प्रयोग हमेशा बहुवचन में ही होता है। ठीक है, तो अब गलती ना करिएगा, प्राण शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयोग होता है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। यह ताले की चाबी है, रेखांकित में कौन सा कारक है? यह ताले की चाबी है, इसमें कौन सा शब्द, कौन सा कारक है? तो इसमें कौन सा कारक है? इसमें संप्रदान कारक है। ऑप्शन ए सही है। कौन सा कारक है? संप्रदान कारक है। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं। भाग्यू सेठ तो बहुत ही दुष्चरित व्यक्ति है, रेखांकित की शुद्ध वर्तनी बताइए। ठीक है, अब हमें बताना है दुष्चरित व्यक्ति, जो दुष्चरित लिखा शब्द लिखा गया है वह शुद्ध रूप कैसे लिखा गया है, या किस ऑप्शन में लिखा गया है, या कैसे लिखा जाता है। ठीक है, अब जो लोग ध्यान से पढ़ते होंगे, ठीक है, एक होता है ऊपरी मन से पढ़ना, बस याद कर लेना। ठीक है, एक होता है याद करने के साथ साथ यह भी देखना कि कौन सा शब्द कैसे लिखा गया है। ठीक है, जैसे आज भी अगर किसी से कह दीजिए श्रृंगार लिखिए, ठीक है, आज भी लगभग 70-80% लोग श्रृंगार शब्द गलती लिखते हैं। यकीन मानिए, अगर किसी से कहिए शुद्ध रूप से श्रृंगार लिखिए, ठीक है, तो वो लोग गलती कर देते हैं। अब जो व्यक्ति अच्छे से पढ़ा होगा तो वह श्रृंगार सही लिखेगा। तो वैसे ही दुष्चरित शब्द है। अब इसमें हमें पहचानना कि कौन से ऑप्शन में दुष्चरित सही लिखा गया है। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो जो ऑप्शन आपका कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए है, वह शुद्ध रूप में लिखा गया है, शुद्ध वर्तनी में लिखा गया है। ठीक है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं। वर्तनी की दृष्टि से इनमें से अशुद्ध शब्द है। अब अशुद्ध शब्द बताना है। ज्योत्सना, अहोरात्र, भास्कर, मिष्ठान। अब बताइए कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है। तो यहाँ पे भास्कर शब्द जो है, ऑप्शन सी, यह अशुद्ध है। ठीक है, अब जो फिर से आपको कह रहे हैं, जो लड़का जो पिछले का जो 4 वीडियो देखा होगा, ठीक है, वह इस प्रश्न को एकदम आसानी से सही कर ले जाएगा, क्योंकि यह क्वेश्चन रिपीट हुआ है, पहले वाले वीडियो हम इसको बता चुके हैं। ठीक है, तो भास्कर कैसे लिखा जाएगा? भास्कर जो होता है वह इस तरह से लिखा जाता है, भास्कर शब्द इस तरह से लिखा जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, कर का अर्थ टैक्स होता है। बिल्कुल सही है। कर का अन्य अर्थ क्या होता है? एक अर्थ हो गया टैक्स होता है, अब दूसरा अर्थ इसका क्या होता है आपको बताना है। ऑप्शन ए है समय, ऑप्शन बी सर्व, ऑप्शन सी धन, ऑप्शन डी सूंड। जल्दी से बताइए कर का अन्य अर्थ क्या होता है? कर का अन्य अर्थ क्या होता है? तो यहाँ पे ऑप्शन सही होगा डी, शुंड होता है। कर का अन्य अर्थ जो होता है वह शुंड होता है। कर का अन्य अर्थ होता है हाथ होता है, किरण होता है, ओला होता है। ठीक है, कर का कई अर्थ होता है। कर का अर्थ टैक्स भी आपका हो गया है, कर का अर्थ शुंड भी होता है, ओला भी होता है, किरण भी होता है, हाथ भी होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सही हो आपका डी। ठीक है, तो साथियों आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलिएगा साथियों। ठीक है, जय हिंद।